Hello everyone, welcome back to the channel, and today I'm back with another chapter of physics, that is gravitation. Okay, so this chapter is divided into two parts. Today we will cover the part 1 and second part will be continued in next video. Okay, so let's start with the first part. So first point is Kepler's law of planetary motion. कैप्लर ने बेसिकली तीन लॉ दिए थे प्लानिटरी मोशन के। तो सबसे पहला है कैप्लर्स फर्स्ट लॉ और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या बोलता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स। सन को हम फोकस पे मान के चलते हैं और ये प्लैनेट इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है पी जो कि सन के क्लोजेस्ट है, इसको बोलते हैं पेरिहिलियन, और ए पॉइंट है वो दूर है इससे, इसको बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट अफेलियन। राइट, सो क्लियर है कि इसमें जो प्लैनेट है दैट विल रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स। और जो ये लॉ है दिस इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो सेकंड इज केपलर सेकंड लॉ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ये क्या बोलते हैं कि जो लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट, लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितने टाइम में P1 P2 पॉइंट पर जाएगा और जितना एरिया ये कवर करेगा उसी टाइम में P3 P4 पॉइंट पे आ जाएगा और इक्वल एरिया होगा, जो ये वाला एरिया है इस वाले एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट की दैट इज कांस्टेंट, एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है MVR। ठीक है, मास तो प्लैनेट का सेम ही है तो यहाँ से मास कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद VI/RI इक्वल टू VF/RF। कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट पे देखो, जो P1 है पॉइंट और P2 पॉइंट है, यहाँ पे ये सन से डिस्टेंस ज़्यादा पर है एज़ कम्पेयर टू P3 एंड P4। सो इनकी वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द P3 एंड P4। ठीक है, तभी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। सो मेन था कि जो एरिया है ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है दैट विल बी इक्वल। ठीक है, सो इसको इसलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। नाउ द लास्ट इज केपलर्स थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ पीरियड्स। इसमें क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन। जो प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जितने टाइम में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो ये एलिप्स हमने लिया था इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है A, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला ये याद रखना है। ये थे हमारे पास केपलर के तीनों लॉज। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड लॉ ऑफ एरियाज, थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, कोई भी जो बॉडीज है, दो बॉडीज है विद मास M1 M2, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो दिस विल बी F इक्वल टू G M1 M2 आवर R स्क्वायर। G क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हम कैसे निकाल सकते हैं यूनिट, FR स्क्वायर बाई M1 M2। फोर्स की न्यूटन, R की मीटर स्क्वायर हो जाएगी और मास की हो जाएगी किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको फॉर्मूले को, जस्ट हमने डायरेक्शन ऐड कर देनी है। उसमें नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर।
कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होगी इस नेचर में वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है. दे विल नेवर रिपेल ईच अदर. सो दैट्स वाई दिस फोर्स इज नेगेटिव. हमने ये नेगेटिव साइन यूज़ किया है ना. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज दैट इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट. इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. ये सेंट्रल फोर्सेस है, ये हमेशा जो मास की जो सेंटर को लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग एक्ट करेंगे. दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज. सो नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होता क्या है? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम फोर्स को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, कोई भी MA, MB. बट ग्रेविटी में क्या है, अर्थ, एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ लेकर चलेंगे, जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो या तो इसके सरफेस पे लाई करेगी या इसके आसपास लाई करेगी. तो जो अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में होगा उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी. और जो ये फोर्स है ये हमेशा इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की साइड पुल करेगा, ठीक है. सो ग्रेविटी इज बेसिकली अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल and it is force of attraction exerted by earth towards its center on a body lying on or near the surface of earth. या तो उसके सरफेस पे लाई करी या उसके आसपास है, अर्थ जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल फोर्स एग्जर्ट करेगी उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है. ओके, सो नाउ वी हैव टू टर्म्स, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. सो जो ग्रेविटेशन होता है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ पर कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है A और B, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशन. और इसका फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r², ठीक है. और अगर R हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है. ये है ग्रेविटेशन जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, जो कि अर्थ के सरफेस पे लाई करती है, ठीक है. बट जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बॉडी एंड अर्थ. इनमें से एक जो ऊपर वाले में से ऑब्जेक्ट अर्थ है और एक हमारे पास बॉडी है जो कि उसके सरफेस पे लाई कर रही है, उसके सरफेस के पास, ठीक है. और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज F=mg. G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ऑन ए बॉडी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ के सेंटर पे ये फोर्स 0 होगा. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो 0 कब होगा, व्हेन R टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन G एंड G. जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है. तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स. सो M से M कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, ठीक है. अब जो G है वो दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है. बॉडी के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ. सो G इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाई R². ये याद रखना है, राइट. नेक्स्ट, मास ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. G की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है दैट इज इक्वल टू 9.8. और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अर्थ को हम एक स्फीयर मान के चलते हैं दैट इज़ 4/3πr³, ठीक है. यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे बिकॉज सारी वैल्यूज नोन है. G की वैल्यू हम लेके चलते हैं 9.8. सो दिस विल बी द डेंसिटी. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वैसे तो G हम लेके चलते हैं कि G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. बट इसको इसका वेरिएशन कैसे होगा अगर हम हाइट पर जाएं या फिर डेप्थ नीचे आएँ, है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, कि अगर किसी हाइट पे हमें देखना हो, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे देखना हो कि G की वैल्यू कैसे चेंज होती है. सो उसके लिए क्या करेंगे, तो मान लिया जो A पॉइंट है वो तो सरफेस पे है अर्थ के, तो उसकी वैल्यू कितनी है, G इज इक्वल टू Gm/r². बट B पॉइंट क्या एक हाइट पे है, H हाइट पर है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, G' इक्वल टू Gm/r+h². तो यहाँ से इनके बीच में एक रिलेशन आता है. तो ये G' होगा वो हमेशा कम होगा G से. तो हाइट पे हमेशा जो ग्रेविटी पुल है वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें याद रखना है। अब डेप्थ का हम केस देखेंगे कि अगर हम नीचे आएँ सरफेस से, तो मान लिया डिस्टेंस पे हम नीचे आए हैं, तो उस पॉइंट पे देखना है कि कैसे ग्रेविटी वेरी करेगी। तो ए पर तो सिमिलर रहेगा Gm/r², और इस पे आ जाएगा r-d²। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज़ G' = G1-d/r। यहाँ पे भी जो ग्रेविटी है सरफेस के कंपैरिजन में लेस होगी। अगर हम यहाँ पे d की जगह r रखेंगे कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे d क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा, ठीक है। अगर d की जगह r रखेंगे तो G' विल बी इक्वल टू G1-r/r। सो G1-1 = 0। सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0 होगी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और मैक्सिमम होगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ओके, सो लास्ट इज द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ है जो हमारा एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसमें जो इक्वेटोरियल साइड में हमारी रेडियस है दैट इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू एट पोल साइड। तो जी हमारा क्या है, Gm/r², दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब RE इज़ लार्जर देन RP, सो GP विल बी लार्जर देन GE। सो जो ग्रेविटी है हमारी दैट विल बी मैक्सिमम एट द पोल एंड द लोवेस्ट एट इक्वेटोरियल। और जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल से पोल की साइड जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी इंक्रीज़ करेगी।